नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर.एस. रमन ऑफिशियल में। साथी जैसा कि आप लोग को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे ऐसे डाउट क्वेश्चंस हैं जिसको लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी प्रश्न भी कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जिसको लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी देखने को मिलता था और अनेक प्रकार के माध्यमों का सहारा लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो है उस प्रश्न का सही उत्तर जानने का प्रयास भी कर रहे थे। ऐसे में साथी आज का वीडियो कमाल का होने वाला है क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से आपके प्रश्नों का ऑफिशियल स्पष्टीकरण आ गया है। उसी ऑफिशियल स्पष्टीकरण का आज हम लोग प्रयास करेंगे जानने का। कुल मिलाकर कह सकते हैं साथी आज की वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात करेंगे। आपके अगर किसी भी अगर स्ट्रीम से अगर आपने साइंस से किया हो, अगर आपने आर्ट से किया है, अगर आपने जो है कॉमर्स से किया है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ में आज हम लोग बात करेंगे अगर आपने प्रशिक्षण अन्य राज्य से किया है, अगर आप अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं या ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो मन में पूछे जाते थे। आय जाति आवासीय कहाँ से बनवाएं, सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आज आपको ऑफिशियल अपडेट आज हम देने वाले हैं, ऑफिशियल स्पष्टीकरण देने वाले हैं। कुल मिलाकर साथ ही कह सकते हैं कि वोकेशनल कोर्स वगैरह का भी बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में आते थे और देखने को भी हमें मिलता था कमेंट में। ऐसे में साथी जो है आज सब्सिडरी को भी लेकर के बात करेंगे कि सब्सिडरी जो है उसका नंबर जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, सिर्फ ऑनर्स पेपर पे ही फोकस किया जाए या सब्सिडरी पे भी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर साथी कह सकते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से मिल सके। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा साथी आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। साथ ही जैसा कि आप लोग ऊपर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से यह लेटर जारी की गई है। ऐसे में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऐसे में नियोजन से संबंधित जो बहुत सारे कतिपय प्रश्न हैं जो बार बार शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, इसी प्रश्न को लेकर के शिक्षा विभाग के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया था और इसी को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ऐसे बार बार जो पूछे जाने वाले प्रश्न का स्पष्टीकरण भी आ गया है, यानी कह सकते हैं साथ ही इसका सही उत्तर अर्थात आप एलिजिबल है या नहीं है, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करने होंगे, इसको भी लेकर के बात करेंगे। तो चलिए प्रश्नों के दौर में चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न साथी है कि इंटरमीडिएट में 100 अंक का उर्दू पढ़ने वाले अभ्यर्थी क्या 1 to 5 के लिए उर्दू शिक्षक के साथ साथ समान शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकता है या नहीं। प्रश्न है कि 100 अंक का अगर इंटरमीडिएट में अगर किसी शिक्षक अभ्यर्थी ने उर्दू पढ़ा है तो उर्दू शिक्षक के साथ साथ अगर वो चाहता है कि मैं समान शिक्षक के रूप में आवेदन करूं, अप्लाई करूं, तो क्या वो एलिजिबल है। तो बिल्कुल साथी यहाँ पे स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, हाँ लिखा हुआ है। यानी अगर कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी उर्दू को लेकर के अगर 100 नंबर का उर्दू अगर वो इंटरमीडिएट में रखे हैं तो वो समान शिक्षक भी बन सकते हैं। आइए साथी दूसरा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हम लोग देखने का काम करते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है कि बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा +2 व्यावसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी क्या 1 to 5 के लिए समान शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकता है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से अगर कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी अगर कॉमर्स के माध्यम से अर्थात कह सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा में अगर उन्होंने उत्तीर्ण किया है, +2 अगर क्वालिफाई किया है, तो क्या वह 1 to 5 के लिए एलिजिबल है या नहीं है। बहुत ही बड़ा प्रश्न है क्योंकि लगातार कमेंट सेक्शन में यह प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता था। इसका ऑफिशियल स्पष्टीकरण साथ ही आप देख लीजिए, हाँ लिखा हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स वाले शिक्षक अभ्यर्थी भी 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ा इसका उत्तर भी साथ ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए तीसरे प्रश्न के दौर में चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा भी कि स्नातक प्रतिष्ठा साथ में ही कंपोजिशन हिंदी अथवा अल्टरनेट इंग्लिश के आधार पर हिंदी अथवा अंग्रेजी के स्नातक शिक्षक के पद पर आवेदन किया जा सकता है या नहीं। प्रश्न स्पष्ट है कि स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन में अगर कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी कंपोजिशन सब्जेक्ट अगर हिंदी के अथवा अगर अल्टरनेटिव इंग्लिश अगर रखता है तो क्या वो आवेदन कर सकता है हिंदी के आधार पर या अंग्रेजी के आधार पर। तो अंग्रेजी या हिंदी के आधार पर साथ ही यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि अगर आप हिंदी में अगर आपने ऑनर्स किया है तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपका अल्टरनेट अगर इंग्लिश है तो आप एलिजिबल नहीं है। स्पष्टीकरण साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए, स्पष्ट रूप से यहाँ इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर साथ ही यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहें।
नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पे साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं। 4 भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपशास्त्री योग्यताधारी अभ्यर्थी वर्ग 1 to 5 के लिए समान शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकता है या नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपशास्त्री अगर कोई अभ्यर्थी है जो योग्यता उनके पास है उपशास्त्री का, तो क्या वो जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो स्पष्टीकरण में साथ ही यहाँ पे नहीं है, अर्थात उपशास्त्री वाले शिक्षक अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न 5वां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, और ये बार-बार शिक्षक भर्ती के माध्यम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, क्योंकि आज यह लगभग कह सकते हैं कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों का यह प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है पूछा जाता था भर्ती के माध्यम से। तो देखते हैं क्या है प्रश्न कि स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के मेधा अंक की गणना प्रतिष्ठा के प्राप्त अंक के आधार पर होगा, अथवा प्रतिष्ठा विषय के साथ साथ जो सहायक विषय है अर्थात सब्सिडरी है उसके कंपोजिशन हिंदी एवं समान ज्ञान के प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल पूर्णांक के आधार पर गणना किया जाएगा। कुल मिलाकर साथ ही इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं। प्रश्न में सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर कोई भी शिक्षक भर्ती अगर ग्रेजुएशन जो है किसी भी ऑनर्स पेपर से किया है तो ऑनर्स पेपर का ही नंबर सिर्फ मेधा अंक में जोड़ा जाएगा, या उसके अलावे जो उनके सहायक विषय हैं अर्थात कह सकते हैं जो सब्सिडरी हैं, या उसमें जो भी जीएस का सब्जेक्ट होगा आपका समान ज्ञान का होगा, क्या उसका नंबर जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, उसी का जो है साथ ही यहाँ पर प्रश्न का उत्तर जो है जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसका स्पष्टीकरण साथ ही आप ऑफिशियल देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस स्थिति में प्रतिष्ठा विषय के साथ साथ जो सहायक अर्थात सब्सिडरी विषय है या कंपोजिशन विषय है हिंदी या समान ज्ञान का प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल पूर्णांक के आधार पर गणना किया जाएगा। यानी साथ ही आप समझ लीजिए, अगर कोई भी शिक्षक का भर्ती ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, तो उनका जो है गणना मेधा अंक की जाएगी उनके सारे ऑल सब्जेक्ट अर्थात कह सकते हैं उनका ऑनर्स पेपर के साथ साथ उनके जो सब्सिडरी वाले सब्जेक्ट होंगे, कंपोजिशन उनको हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कह सकते हैं जो भी उनके सब्जेक्ट होंगे सारे को कैलकुलेशन करके उनको 15 से डिवाइड कीजिए, आपका मेधांक निकल जाएगा। यानी कुल मिलाकर साथ ही आपको ऑनर्स पेपर के अलावे सब्सिडरी के भी नंबर आपके इंक्लूड किए जाएंगे। यह ऑफिशियल अपडेट है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का, जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता था। आइए 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग देखने का काम करते हैं। एक आवेदक एक से अधिक नियोजन इकाई में आवेदन कर सकता है या नहीं, यह भी बहुत ज़्यादा प्रश्न लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से पूछे जाते थे। बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक आवेदक जो है एक से अधिक जितने सारे आप नियोजन इकाई में चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जो है यहाँ पर रोकने का प्रावधान नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नियोजन इकाइयों में अप्लाई कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा प्रश्न था। 7वां साथी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, 7 नंबर को भी हम लोग देख लेते हैं। जिला से किसी भी जिस जिला से आपने अगर बीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण किया है, क्या उस जिला के अलावे अन्य जिले से नियोजन इकाई में आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं। इस प्रश्न का तात्पर्य यह है साथी, अगर किसी भी जिला से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपने उस जिला से ही सीटेट या बीटेट अगर आपने उत्तीर्ण किया है, तो क्या उस जिला के अलावे आप अन्य जिला में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल अपडेट साथी है, ऑफिशियल स्पष्टीकरण है, बिल्कुल आप दे सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर के अलावे आप मधुबनी, दरभंगा, जिस भी जिला में अगर आपको रुचि है, आपको लगता है कि मुझे अब आवेदन यहाँ करना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। या विभाग का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है, यानी कहीं से कोई पाबंदी नहीं है। आइए 8 नंबर प्रश्न को साथ ही हम लोग देख लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि चूंकि समान जाति की महिला को भी प्रारंभिक शिक्षक में नियोजन हेतु आरक्षण दे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समान जाति की जो महिला अर्थात जनरल कैटेगरी की जो फीमेल पर्सन है उनको प्रारंभिक शिक्षक में नियोजन हेतु आरक्षण दिया गया है, तो क्या समान जाति की महिला आवेदन आरक्षित कोटि में करेगी। इनका प्रश्न है कि अगर जो जनरल महिला है उनको रिजर्वेशन दिया गया है, तो क्या वो रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल नहीं, रिजर्वेशन कैटेगरी में उनको अप्लाई नहीं करना, उनको रिजर्वेशन अलग से मिला हुआ है। तो वो उनके लिए उस मतलब बिल्कुल कह सकते हैं अर्थात EWS जनरल में जो EWS में है उसमें आप कर सकते हैं बशर्ते, लेकिन किसी भी अन्य कैटेगरी में जो रिजर्वेशन का कैटेगरी है उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। अर्थात OBC हो या SC ST हो, EBC हो, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। आइए साथ ही 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक रसायन शास्त्र एवं गणित विषय के स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स विषय में अगर किसी भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने स्नातक किया है, चाहे वो फिजिक्स से हो या केमिस्ट्री से हो या बायोलॉजी मैथमेटिक्स से जो भी हो, आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल साथी यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। भौतिक रसायन शास्त्र एवं गणित विषय के स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे शिक्षक साथी लिखा हुआ है नहीं। अर्थात विज्ञान के अंदर अगर आपने केमिस्ट्री से किया है तो आप केमिस्ट्री का टीचर बन सकते हैं, फिजिक्स से किया है तो फिजिक्स का टीचर बन सकते हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स से किया है तो एज अ मैथमेटिक्स टीचर बन सकते हैं। लेकिन सोशली कह सकते हैं, अर्थात कुल मिलाकर स्पेशली कह सकते हैं कि साइंस के टीचर बनेंगे, या यहाँ पर साथी जो है नहीं लिखा हुआ। अर्थात आप जो है जिस विषय में अगर आपने ऑनर्स किया है उसी विषय का आप टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ साथी यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक चीज़ और है, आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे अभ्यर्थी गणित विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ से आपने अगर स्नातक उत्तीर्ण किया है तो आप जो है यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स टीचर आप बन सकते हैं। लेकिन आपके पास ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन को साथ ही हम लोग देख लेते हैं। ये अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट में वोकेशनल विषय पढ़ा है तो क्या मेधा अंक की गणना के लिए उसके प्राप्तांक को कुल प्राप्तांक में सम्मिलित करके जोड़ा जाएगा या नहीं। अगर किसी अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट में वोकेशनल कोर्स पढ़ा, अर्थात अलग से कोई कोर्स को अगर ऐड किया है, तो क्या उनके जो मेधा अंक की गणना जो की जाएगी तो उनके उन जो वोकेशनल वाले जो अंक उनके प्राप्तांक होंगे क्या उनको इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे साथ ही स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से विभाग का निर्देश है कि वोकेशनल कोर्स वाले जो भी प्राप्तांक आपके होंगे उनके नंबर आपको ऐड नहीं किए जाएंगे। तो साथी आप समझ गए होंगे। और सबसे लास्ट में महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। नियोजन इकाई बार एवं कोटि बार रिक्ति की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न साथी है यहाँ पे कि नियोजन इकाई बार एवं कोटि बार रिक्ति की जानकारी कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो संबंधित नियोजन इकाई या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से। अगर आप जिस भी नियोजन इकाई में आप आवेदन करेंगे उस नियोजन इकाई से आप वहाँ पे कितनी रिक्ति है जानकारी ले सकते हैं। साथ में जो DO है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उस जिला के, उस DO के माध्यम से भी आप वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि कितने सारे पोस्ट पर जो है वैकेंसी हैं, कितने सारे वैकेंसी हैं, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर साथी आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा भी किसी प्रकार का अगर आपके पास डाउट है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक इस प्रकार के डाउट सेशन, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर पहुँच पाए और उनको सही जानकारी ज़रूर मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। पुणे में आपके साथ नई अपडेट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।